बातचीत कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, देखिए कुल मिलाकर मीटिंग हुई, बैठक हुई, स्पेशल 30 तैयार हुई, धोबी प्रचार चित्र की तैयारी है योगी की। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यह कहा गया है कि आप अपने तरीके से अब सरकार को चलाइए, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आपका जनादेश है, पूर्ण बहुमत की सरकार आप देश के सबसे बड़े सूबे में चला रहे हैं। ऐसे में कोई भी आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने स्पेशल 30 की बैठक बुलाई अपने आवास पर, जिसमें सभी वो 30 मंत्री आए जिनको जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव के लिए। उपचुनाव विधानसभा का होना है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होगी और इन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। हालांकि यह मुकाबला सीधे एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में होगा। सीधी फाइट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम उम्मीदवार हैं। एक सहयोगी दल से हैं, आरएलडी से हैं, जिनका कि विधायक इस समय सांसद बन चुका है। साथ ही 4 या 5 सीटें सीधा जो फोकस होती हैं वो समाजवादी पार्टी वहां मजबूती से खड़ी है। ऐसे में मुकाबला काफी टफ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चक्रव्यूह रचना अभी से ही रचना शुरू कर दिया है। सभी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और एक नहीं 3, 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इन 10 सीटों पे कि कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। और आप जाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, वहां पर देखिए कि क्या स्थिति है। जो कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए हैं, जो कार्यकर्ता नाउम्मीद हो गए थे, उनके अंदर फिर से ऊर्जा लाइए, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो समर्थक हो और चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो। इन विधानसभाओं में पूरी जो संगठन है उसको एक्टिव करना है, उसको फिर से उसी ताकत के रूप में लाना है, जैसे कि 2017 रहा है, 19 रहा है, 22 रहा है। उसी मोड में कार्यकर्ताओं को लाना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही वह बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर उसको लेकर तैयारी भी बड़ी हो रही है और तमाम वो जो प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। राघवेंद्र, तो देखिए तैयारी यहाँ पर तमाम की जा रही है। वो सीटें हमने आपको दिखा दी जिन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि चुनौती क्या है, क्योंकि चुनौती भी यहाँ पर कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है दिल्ली से रास्ता यहीं से जाता है और लोकसभा चुनाव में हमने देख भी लिया। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अब चुनौती कौन सी है। इन सीटों पर मेन खड़ी दिखाई देती है, जिन पर ध्यान भी दिया जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें रहने वाली हैं जहां पर फोकस किया जा रहा है। 5 सीटें सपा के कब्जे में, 5 सीटें बीजेपी और सहयोगी दल के कब्जे में है। लेकिन इन 10 में से 10 सीटों पर कैसे फोकस किया जाए, ये भी आपको बताते हैं। सपा के पास करहल, कटेरी, कुंदरकी, सीसामऊ सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का समझ लेते हैं। खैर, गाजियाबाद, फूलपुर और निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक सीट है। मझवा और मीरापुर सीट है उसके कब्जे में। अब 10 की 10 सीटें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसकी भरपाई करनी है उपचुनाव में, और इसको लेकर ही तो तैयारी चल रही है और मीटिंग भी हुई है। अब ऐसे में ताबड़तोड़ फाइट की तैयारी में आप जरा समझ लीजिए, सपा की ये सीटें हैं, बीजेपी की ये सीटें हैं, निषाद पार्टी के पास मझवा है तो आरएलडी के पास मीरापुर सीट है। किसने छोड़ी कौन सी सीट उपचुनाव में, ये भी आपको बताएंगे। करहल की बात करें तो देखिए, यहाँ से अखिलेश यादव जीते, फिर उसके बाद कन्नौज से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की जब ये सीट खाली हो गई। बीजेपी की बात करें तो खैर गाजियाबाद, फूलपुर है, और निषाद पार्टी की बात करें तो मझवा है, और आरएलडी की बात कर ले तो मीरापुर सीट है। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर जो चुनौती है वो कम नहीं है। और चलिए अब इस पर एक और बार चर्चा कर लेते हैं। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए हम वो सीटें भी दिखा रहे थे जहां पर चुनौती है और चुनौती कम नहीं है, और इस वजह से ही शायद तैयारी इतनी हो रही है। लेकिन वो ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि जब हम समझ रहे हैं कि चुनौती इतनी ज्यादा है तो किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा?
देखिए, अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो भी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, वहां पर सत्ताधारी दल यह कह रहा है कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। जैसे कि यह कहा गया विपक्ष के द्वारा कि संविधान समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा, साथ ही 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, फॉर्म भराया गया, 8,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये जो तमाम तरह की जो लालच दी गई और जो गुमराह किया गया, अब यह चलने वाला नहीं है। अब इसको घर घर तक बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कतई नहीं समाप्त करने जा रही, बल्कि मजबूत करने का काम करेगी। और जो आरक्षण है, आरक्षण भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि आरक्षण और देने का काम होगा। आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया गया है और आगे और उसको बेहतरीन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने जो झूठ बोला कि यानी हम आपको 8,500 रुपए देंगे, जो फॉर्म भराया गया, जैसा कि आपने कुछ महीने पहले आपने दृश्य देखा कि लोग, महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पर लाइन लगाया करती थी, लगा के मांगती थी कि आखिर मेरा पैसा कहाँ गया। तो ये सब चीजें बीजेपी पहुंचाएगी जनता के बीच में कि जो लोकसभा में हुआ, जो वहां पे आप लोगों को जो जाल में फंसाया गया, आप लोगों को जो गलत चीजें बताई गई, आपको गुमराह किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बैकग्राउंड यह है। साथ ही मेहनत, यानी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, साथ ही मंत्रियों को वहां पे लगाना, प्रचार खुद करना। मुख्यमंत्री पूरे इस चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर जाके वो रैली करेंगे, वहां पर लोगों से वो बात करेंगे। हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह वहां पर उतरेगा, काम करेगा और सरकार और संगठन मिल करके यह उपचुनाव लड़ेंगे तो सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे, तैयारी ये भी है। आगे बढ़ते हुए आपको योगी का अग्नि परीक्षा के लिए प्लान क्या है वो समझा देते हैं, चुनौती क्या है। सबसे पहले करहल सीट की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी और यहां पर साक्षी वोट का गढ़ भी कहा जाता है, एसपी का गढ़ भी इसे कहा जाता है। माना जाता है कि यह सीट काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए मिल्कीपुर सीट की बात कर लेते हैं। वो सीट जहां से अवधेश प्रसाद का चेहरा आपको याद आ गया होगा, आदिवासी चेहरा, वरिष्ठ चेहरा। ये सीट उन्होंने छोड़ी क्योंकि फैजाबाद अयोध्या सीट से वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं और 80,000 यहां पर यादव वोटर्स भी बताए जाते हैं। तो उनको अपने खेमे में लाना बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते अवधेश प्रसाद के बाद उस सीट की जो भी सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसी सुरक्षित सीट ये बोली जाती है। 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स यहां बताए जाते हैं। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो कटहरी से सिर्फ 1951 में इधर बीजेपी की जीत हुई थी, उसके अलावा जीत नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन यहां पर भी टफ है। लालजी शर्मा के सांसद बनने में ये सीट खाली हुई। और कुंदर की सीट की बात कर ले तो ये तो मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, तो वो वोटर्स अपने खेमे में करना भी एक बड़ी चुनौती है। सपा की मजबूत पकड़ है इस सीट पर और जिया और हमान बर्ग के सांसद बनने से सीट ये खाली हो गई थी। अब आपको सीसामऊ लिए चलते हैं। चलिए, सीसामऊ मुस्लिम बहुल सीट है। इरफान सोलंकी की अयोग्यता से ये सीट खाली हो गई थी और 3 बार के विधायक भी वो रह चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव बाई इलेक्शन होना है। जाट और गुज्जर बहुल सीट भी ये कही जाती है। 2022 में सपा से गठबंधन कर आरएलडी जीत गई थी, जी हाँ, और यहाँ से चंदन चौहान के सांसद बनने से सीट खाली हुई थी। अब मजबा की बात कर लेते हैं। दलित वोटर का सपोर्ट चाहिए होगा इस सीट पर। तो आप समझ सकते हैं, एक एक करके सीट हम आपको बता रहे हैं चुनौती कैसे हो जाती है, क्योंकि कुछ 5 सीटें हैं वहां पर सपा का सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो सपा के वोटर्स हैं उनका सपोर्ट उन्हें मिलता है, पकड़ है उनकी, केंद्र है उनका, गढ़ माना जाता है। लेकिन गढ़ में सेंध लगाना यही तो तैयारी है। तो विनोद कुमार बिंद के सांसद बनने से सीट खाली हो गई थी। जाट और जाटव बहुल सीट भी मानी जाती है और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। अब आगे चलते हुए फूलपुर की बात कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल के सांसद बनने से सीट खाली हो गई थी। तो एक एक कर आपको वो सीटें बता रहे थे जहां पर चुनौती है।